एक नौजवान जो नकल विहीन शिक्षा के लिए क्षेत्र में अलग जगाता है, उसके रास्ते में कई रुकावटें भी आती हैं, लेकिन उसकी सकारात्मक सोच और समाज को बदलने का जज्बा उसे कभी पीछे हटने नहीं देता। चाहे बात श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला बनवाने की हो या बिना दहेज गरीब कन्याओं का विवाह कराने की, कोरोना काल में मदद के लिए यह नौजवान सबसे आगे खड़ा रहा। इस नौजवान का नाम है वैभव चतुर्वेदी। वैभव खलीलाबाद के रहने वाले हैं और बीजेपी में काफ़ी सक्रिय हैं। वैभव बताते हैं कि खलीलाबाद मार्कशीट के लिए जाना जाता था और उन्हें यह बात काफ़ी नागवार लगती थी, क्योंकि संत कबीर नगर कबीर की भूमि है। वैभव से गोरखपुर लाइव ने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। सुनिए वैभव ने गोरखपुर लाइव से बातचीत में क्या कहा। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडीए ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। पंचायती महाचुनाव का कवर करने निकले थे हम और पहुंच गए थे हम खलीलाबाद, और खलीलाबाद में हमारी मुलाकात हो गई वैभव चतुर्वेदी जी से। वैभव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव कवर कर रहे थे और जो वैभव जी हैं, मैं आपको बता दूं कि ये अखबारों में, समाचारों में अक्सर बने हुए रहते हैं। मैंने इन्हें तस्वीरों में देखा था, आज रियलिटी में मुलाकात हो गई। इनसे लंबी बातचीत होगी और जानेंगे कि कहाँ से करियर की शुरुआत हुई, आगे क्या चाहते हैं, युवा हैं, जोशीले हैं, किस तरह से काम करेंगे। युवा, पहले तो आप युवा हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये, जैसे कि आप प्रभा समिति चलाते हैं, एक एनजीओ है, मैं आपको बता दूं, प्रभा सेवा समिति, जिसमें अक्सर जो जरूरतमंद है, जो गरीब हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपने लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की वैभव जी लगातार मदद करते रहते हैं और इनकी जो खबरें हैं वो चलती रहती हैं। वैभव जी, ये ख्यालात कब आया कि समाज से जुड़ना है, लोगों से जुड़ना है, लोगों के लिए कार्य करना है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको अपना प्रणाम करता हूं। और अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि हमारे ही जनपद के एक एनएसजी कमांडो हुआ करते थे, प्रमोद जी, उनको वीरगति मिली है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। ये समाज से जुड़ना, मेरे परिवार और जो मेरे लोग रहे हैं, जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की है, ये बहुत पहले से मेरे परिवार में रहा है। मेरे बाबा जी लोग शिक्षक रहे हैं, पिताजी भी मेरे बहुत सामाजिक रहे हैं। तो ये हम लोग की बहुत पुरानी ये है कि हम लोग समाज के लिए, समाज के जो भी जरूरतमंद लोग हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करने की इच्छा हम लोगों की रही है। और क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से मैं अपने आप को सक्षम देखता था इस चीज में, तो हम लोगों ने बहुत शुरू से ही लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत बहुत इस जिले में काम किया है। आज भी 500 ऐसी बच्चियां हैं जिनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं, और भी बहुत सारे ग्रामीण अंचल के गरीब परिवार के लोग हैं जिनको पढ़ाई की व्यवस्था देते हैं, और बहुत तरह की मदद हम लोग लगातार पहुंचाते रहते हैं क्षेत्र में। आपने लड़कियों की पढ़ाई की बात की, वैभव जी, मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि अभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक बेटी की शादी थी, उसके एक दिन पहले उसके भाई ने आत्महत्या कर ली, प्रेशर में आके दहेज के। उस टाइम पर उसका खर्चा आपने उठाया, आपने उसकी शादी की। लेकिन ये जो लड़की और लड़के में जो ये डिफरेंस हम देखते हैं, समाज में भेदभाव देखते हैं कि अभी भी लड़कियों को वो जो हम पक्ष देने की बात करते हैं वो नहीं मिल पाता। दहेज का जो दबाव है, चाहे वो पिता पे हो, चाहे वो भाई पे हो, वो आ ही जाता है। क्योंकि जब मैं अपने पेरेंट्स से भी बात करती हूँ या मैं लोगों के बड़े बुजुर्गों से बात करती हूँ, क्योंकि आप युवा हैं, मैं आपका ये राय जानना चाहती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे वो तो चलेगा, लेकिन दहेज हमें देना तो पड़ेगा, क्या पता हमारे तुमको अच्छे घर में हम भेज दें। तो ये जो एक मजबूरी, ये क्यों देखने को मिलती है? नहीं, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। और क्योंकि मैं ये कहूंगा आपसे
कि समाज के कई हिस्से हैं और समाज को कुछ उदाहरणों से नहीं देखा जा सकता है। और आप मेरे बगल में बैठी हैं और आप न्यूज एंकर हैं और एक आप मैं समझता हूं कि बेहतर उदाहरण है कि महिलाओं को किस तरीके से समाज में आजकल सशक्तिकरण मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। और कुछ उदाहरण जरूर अभी समाज में रह गए हैं, कुछ निचले स्तर में ये चीजें रह गई हैं और जिसका एक और एकमात्र इलाज है और वो इलाज सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। आज बेटियां हर स्तर पे लगी हुई हैं, हर क्षेत्र में लगी हुई हैं, हर वर्ग की बेटियां हर जगह अपना नाम रोशन कर रही हैं और दहेज कोई बहुत बड़ा विषय अब नहीं रह गया। कुछ निचले समाज के लोगों में, कुछ अशिक्षित समाज के लोगों में ये चीज रह गई, या कुछ मैं कहूं कि गंदी मानसिकता वाले लोगों के दिमाग में विषय रह गया है। पर एक बेहतर शिक्षा ही मात्र उसका एक इलाज है और वो धीरे धीरे समय के साथ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि दहेज प्रथा अभी उतनी नहीं है, जाति पे आप क्या कहेंगे? युवा हैं जो पहले के लोग थे वो जाति, अभी भी अगर हम पंचायत चुनाव कवर कर रहे हैं, अभी भी हम गांव में जाते हैं तो मुझे देखने को मिलता है, मैं सही कह रही हूँ, मुझे ये देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण है वो ऊपर बैठते हैं और अगर कोई दलित है तो वो बाबा बोल के नीचे बैठ जाता है। तो ये जो भेद है वो कैसे बदला होगा? क्योंकि हम युवा हैं, हम एक नई पीढ़ी को, हम एक जनरेशन गैप की जब बात करते हैं तो जनरेशन गैप लेके चल रहे हैं, तो वो मानसिकता कैसे चेंज होगी? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात को आपके नकारूंगा नहीं और कहीं ना कहीं समाज में अभी भी ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं और बहुत जगह मुझे भी देखने को मिलती हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं। पर हम युवाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अपनी भाषणों में जहां भी जाता हूं मैं बार बार कहता हूं, युवाओं से भी अपील करता हूं कि जो सबसे पहली युवाओं की शिक्षा की या बच्चों की शिक्षा की रखी जाती है वो विद्यालय से रखी जाती है। अब विद्यालय से ही हम अगर उदाहरण लें कि चाहे वो गरीब का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो, डॉक्टर का बच्चा हो, इंजीनियर का बच्चा हो, किसी बड़े व्यापारी का बच्चा हो, वो सब बच्चे क्लासरूम में एक समान बेंच पे बैठते हैं और एक समान तरह की किताब पढ़ते हैं, एक समान तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसको हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म कहते हैं। तो विद्यालय से ही, क्लासरूम से ही इस बात की नींव रखी जाती है कि समाज में समानता है, हर व्यक्ति एक बराबर है और हम युवाओं को उसी बात से उदाहरण लेना चाहिए। और आगे चल के ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं की जिम्मेदारी है और कोई इस चीज को बदलाव भी नहीं ला पाएगा। युवाओं की जिम्मेदारी है कि जाति पात की ऊंच नीच रंग के भेदभाव से ऊपर उठ करके हम लोगों को समाज को एकजुट रखने की हमारी जिम्मेदारी है और इस चीज को उदाहरण बनाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैं लगातार जब से भी सक्रिय राजनीति में हूं, मैं लगातार मेरा हर हफ्ते कार्यक्रम हर समाज के साथ होता है और मैं बैठ के उनके साथ जमीन पे हर वर्ग के साथ बैठ करके भोजन करता हूं, सामाजिक समरसता का संदेश देता हूं। अपने भाषणों में लगातार इस बात का जिक्र करता हूं कि युवाओं की जिम्मेदारी है कि भारत को अगर एकजुट रखना है, भारत को अगर आगे ले जाना है तो सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए, जाति पात की भावनाओं को दूर रखते हुए एकजुट रहें, एक प्रकार से रहें और सबको सम्मान दें, हर व्यक्ति। आपने कहा कि जब बच्चों का जो स्कूल लेवल से ही ये शिक्षा दी जाती है, एक समय था जब खलीलाबाद में बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे और सिर्फ ऐसे ही पास हो जाते थे, मार्कशीट का टाइम बहुत फेमस था, उस पर क्या वो चेंज आया है कि नहीं आया? जो इमेज थी, निश्चित रूप से आपका रिसर्च सराहनीय है और खलीलाबाद को एक समय में मार्कशीट छापने वाली फैक्ट्री के रूप में नेगेटिव इमेज थी जाना जाता था और शिक्षा के स्तर यहाँ बहुत खराब हुआ करती थी और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत बेकार थी। पर सरकारें बदली हैं और हम लोगों ने भी आज से 22 साल पहले खलीलाबाद क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रखने का काम किया था, ब्लूमिंग बर्ड्स की स्थापना की थी। आज की डेट में ब्लूमिंग बर्ड्स 22 साल पुरानी संस्था है और हमारी कई संस्थाएं चल रही हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जानी जाती हैं और निश्चित रूप से खलीलाबाद पूरे संत कबीर नगर क्षेत्र के हर परिवार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का कार्य, ग्रामीण अंचल के हर व्यक्ति के घर में हर बच्चे तक पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और भी बहुत सारे बदलाव सरकार की नीतियों में भी आए जिसको लेकर के सरकार प्रशासन भी सजग हुआ और ये व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, बहुत स्तर तक सुदृढ़ हुई है। इस सरकार में और अच्छी सुदृढ़ता आई है इस व्यवस्था में और आगे हम लोग और इसको बेहतर कर ले जाएंगे। क्योंकि पहले हम मेलों में भीड़ देखते हैं, हम बड़े बड़े कोई कार्य होता तब भीड़ देखते, लेकिन खलीलाबाद में अलग चीजों के लिए भीड़ देखी जाती थी। हाँ, जब परीक्षा का समय आता था तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के जो भी बच्चे हुआ करते थे जिनको कहीं सफलता नहीं पहुंच पाता था वो खलीलाबाद आ जाता, सफलता मिलती थी। निश्चित रूप से इसको मैं नकारूंगा नहीं, ये था। पर ये व्यवस्था बदली है, ये व्यवस्था बहुत हद तक बदल गई है। सही बात है, बदलाव तो जरूरी होता है। मैं ये कहूँगी कि राजनीति में आने का कब डिसीजन लिया, क्यों राजनीति में आने का क्या लगा कि क्यों राजनीति युवाओं को करनी चाहिए?
या फिर कहाँ से प्रेरणा? मैंने आपको बताया कि राजनीति में आने का जो मेरा भाव था वो मैं आपको बीच में रोकना चाहती हूँ, माफ है उसके लिए, क्योंकि एक जो इमेज है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब यंगस्टर से आप बात करिए ना तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज वेरी बैड थिंग, कि पॉलिटिक्स में कौन जाए, और पॉलिटिक्स को बड़ी गलत इमेज से भी लोग लेते हैं। तो ऐसा क्यों है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सोर्स नहीं मिल पाता है। क्या कहेंगे आप राजनीति को लेके? नहीं, जब मैं भी अपने छात्र जीवन में था तो ये सारी चीजें मैं भी सुनता था कि परिवारों में लोग बात करते थे कि जिसको कहीं सफलता नहीं मिलती उसको राजनीति में सफलता मिल जाती है। और राजनीति में ऐसे लोग आते हैं जिनको सिर्फ स्वार्थ जिनका होता है आगे बढ़ना और काम करना। पर मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा कि कहीं मैंने पढ़ा है, शायद चाणक्य ने कहा है कि अगर आप समाज को बेहतर देखना चाहते हैं, अपने देश को बेहतर देखना चाहते हैं, अपने प्रजा को बेहतर देखना चाहते हैं, तो आपको सशक्त राजनीति में भाग लेना चाहिए, वरना जो बेकार लोग हैं, जो असक्षम लोग हैं, वो लोग आपके ऊपर राज करेंगे। और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है। अगर हम सत्यमेव जयते में एपिसोड में मैंने देखा था कि इतने सारे टिकट्स जो हैं, उनको इतने मुकदमे चल रहे, इतने केसेस चल रहे, और ऐसे जो बहुत यंग हैं जो चाहते हैं लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से अगर अच्छे लोग, अगर सक्षम लोग, अगर पढ़े लिखे लोग सक्रिय राजनीति में सहभाग नहीं करेंगे तो ऐसे ही इलिटरेट लोग, ऐसे ही बेकार लोग आकर के आपके ऊपर राज करेंगे। तो इसलिए ये भाव भी एक था। दूसरा भाव यह भी था कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में कई हुई हैं जिसको मुझे लगा कि अगर मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, हर तरीके से मेरे पास व्यवस्थाएं हैं, फिर भी मेरे साथ राजनीति की जा सकती है। तो जो व्यक्ति अभी राजनीति में आना चाहता है और जिसके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उसको लोग कितना प्रताड़ित करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव देने के लिए, कहीं ना कहीं समाज में एक नई समाज को दिशा देने के लिए, युवाओं को एकजुट करके सही रास्ते में दिखाने के लिए, इस सब भावनाओं से दूर हटाने के लिए मैं सक्रिय राजनीति में सहभाग कर रहा हूँ और लगातार इसमें काम कर रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि बुलावे नहीं भेजे जाते हैं जंगे स्वाभिमान में, युवा खुद ही आ जाते हैं चढ़कर मैदान में। क्या कहेंगे आप? सही बात है। तो आप खुद ही मैदान में उतर आए। बिल्कुल, जहाँ तो जंग लड़ी ले हम। बिल्कुल, हम लोग मैदान में हैं और लड़ाई लंबी चलेगी। बात पे एक बात फिर से मैं कहूंगा कि बार बार लोग कहते हैं, जब भी युवाओं में जोश भरना होता है तो लोग कहते हैं, उस बात को मैं आपकी बात पे दोहराता हूँ कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बिल्कुल हम युवा हैं और हम लोग जिस तरफ चलेंगे उस तरफ हम जमाना। वैभव जी, एक जमाना था जब हम भगत सिंह की बात करते थे, हम विवेकानंद की बात करते थे। विवेकानंद जी जब गए थे तो उन्होंने भाइयों और बहनों से शुरुआत की थी। वहां जाति नहीं दिखती थी। एक जो युवा को लेके जो इमेज थी वो डर, अब क्योंकि अब छात्र राजनीति की अगर मैं बात करूं तो अब आप देखेंगे कि छात्र राजनीति को एकदम से ध्वस्त कर दिया गया है। चाहे हम किसी भी सरकार की बात करें, चाहे मायावती की सरकार रहे, चाहे योगी जी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार की हम बात करें, जो युवाओं को जो एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, विधानसभा तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं देखने को मिल पाता है। क्यों ये इमेज क्यों एस्टेब्लिश कर दिया गया है छात्र राजनीति को लेकर? नहीं, आप देखिए, छात्र राजनीति को हम लोग इस बात से नहीं नकारेंगे कि छात्र राजनीति कहीं ना कहीं उच्च स्तर की राजनीति से या उच्च स्तर की राजनीति करने वाले लोगों के संरक्षण में की जाती है। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस बात को हम लोग नकारेंगे नहीं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो पिछलग्गू बन के छात्र नेता रह जाते हैं अपने स्वार्थ में, और बहुत लंबे समय तक उनको सफलता नहीं मिल पाती है। और छात्र राजनीति को अगर सही मायने में देखा जाए तो ये अग्रेसिव राजनीति है, और इसको सही दिशा में जो भावना आपके मन में है जिसको लेकर के आप छात्र राजनीति शुरू करते हैं, अगर वो भावना आपकी आखिरी समय तक रहेगी तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर तक आप सफल रहेंगे। बहुत सारे ऐसे भी आप उदाहरण पा जाएंगे भारत की राजनीति में जो छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति शुरू किया है और बहुत ऊपर स्तर तक गए, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में वो भाव शुरू से बना रहा और अपने वैल्यूज पे, अपने मॉरल्स पे वो कायम रहे, जिसको लेकर के आगे के लोगों ने उनको स्वीकार किया। क्योंकि हम इमरजेंसी के टाइम पे भी देखें तो उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया तो युवाओं ने किया, उसके बाद युवा लगातार सक्रिय रहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि युवाओं को मुकदमा या तो आतंकवादी उन्हें घोषित कर दिया जाता है। तो जब एक डर आ गया कि अरे यार करियर बनाएंगे अपना कि ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को झेलेंगे, तो ये जो दिक्कतें आती हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि
राजनीति का परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, युवा छात्र राजनीति का बिल्कुल, युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी दे रहा हूं, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, कि आपको ये समझने की आवश्यकता है और हर परिवार के मुखिया को, बड़े बुजुर्गों को, माताओं को ये समझने की आवश्यकता है कि अगर भारत आज की डेट में सबसे युवा देश कहा जाता है, युवा भारत कह रहे हैं, 65% से अधिक आबादी जो है वो 35 साल से कम उम्र की है, और ऐसे में आप चारों तरफ युवाओं को देख रहे हैं, जिधर नजर आप घुमाते हैं उधर युवा आपको देखते हैं। तो घर के परिवार के लोगों को भी समझने की आवश्यकता है कि बेटी जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं घर के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर उसके अंदर भावना है कि वो राजनीति करना चाहता है, तो उसको आगे, महिलाओं के और लड़कियों के लिए स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को मैं इससे अलग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है ना। अगर लोग कीचड़ कह रहे हैं राजनीति को, कमल तो उसी में खिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कमल कीचड़ में खिलता है और कमल कीचड़ से ही खिलेगा हमेशा। तो इसको राजनीति कहीं भी कीचड़ नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, पर लोगों के मन में है। पर हम लोग बदलाव करने के लिए हैं और आगे बदलाव करेंगे इस चीज को लेकर। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि युवा होने के नाते समाज में एक जो बदलाव, या फिर आप लगातार युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए आपने बहुत सारी शादियां भी निःशुल्क करवाई है, मैंने पढ़ा था, और यहाँ पे आपने जरूरतमंदों को कोरोना काल में आपने बहुत मदद की है, लोगों को अपनी गाड़ियां वगैरह इमरजेंसी में प्रोवाइड करवाई थी। बहुत ही सराहनीय काम रहा है। और जिस तरह से आपने मंदिर में जो लोग जाते थे घूमने के लिए धर्म स्थल पे, वहां पे भी आपने शायद बनवाया है, धर्मशाला बनवाया है आपने। तो इस तरह के कार्य हैं, युवाओं के लिए एक मैसेज, या फिर आप युवा होने के नाते अपने आप को आगे किस स्तर पर देखते हैं? देखिए, सामाजिक जो भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, हमारे ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं, या हमसे जो लोग जुड़े हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, तो लगातार संत कबीर नगर क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, हमने लगातार प्रशासन से कह रखा है कि प्रशासन को जब भी आवश्यकता होगी तो हम उनकी बनाई हुई रणनीति पे काम करके अपने जो भी संसाधन है उसके साथ, जो भी कर्मयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको लेकर के प्रशासन की बनाई रणनीति पे हर एक आपदा विपदा में उनके साथ खड़े रहेंगे। और इसी क्रम में वो सारे कार्य हम समाज में करते हैं। कोरोना काल में भी मैं जिक्र करता हूँ यहाँ पे आपके सामने कि कोरोना काल में भी जब कोरोना एकदम पीक पे था और लॉकडाउन हुआ था, उस समय कई ऐसे चालक थे सरकारी विभाग के जिन्होंने गाड़ी चलाने से भी मना कर दिया था अपने परिवार के दबाव में, और राशन बंटने का काम हमारे जिले में प्रभावित हो रहा था। इसकी सूचना एक अखबार के माध्यम से मुझे मिली, तो हमने अपने विद्यालय की व्यवस्था से और जितने भी विद्यालय में हमारे वाहन चलाने वाले लोग थे उनको हमने बुलाया, उनको पीपीई किट दी, उनको विश्वास दिलाया कि हर स्तर से उनकी मदद होगी, और 12-13 वाहन जहां तक मुझे याद है कि हम लोग लगाए, और पूरे जिले में हम लोगों ने सरकारी राशन बंटवाने का काम किया था। तो इस स्तर की जो भी आपदा विपदा में जो भी हम लोग जिस चीज के लिए सक्षम वो सारा कार्य हम लोग करते हैं। धर्मशाला और ये सारी चीजें तो बहुत सारे लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके हम लोग भी हिस्सा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, और जहां भी आगे आवश्यकता रहेगी करते रहेंगे। युवा होने के नाते एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि युवा भी सबसे ज्यादा है, लेकिन बेरोजगारी का जो स्तर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़ा भी तल सकते हैं बेरोजगार, और जिस तरह से निजीकरण भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो श्रम मंत्री उन्होंने ये बात मानी भी है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो युवा जो है कि वो निराश हो जाता है। क्या है, क्यों इस तरह से? दो बातों का जिक्र आपके माध्यम से मैं यहाँ करूंगा। जो मेरा भाव है, ये मेरा व्यक्तिगत भाव है, आप यहाँ समझने की आवश्यकता है कि अगर बेरोजगारी, ये पेंडेमिक पीरियड रहा है, तो कहीं ना कहीं श्रम विभाग के मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और उन्होंने ये बात जिक्र किया है, बेरोजगारी बढ़ी तो जो भी श्रमयोगी हैं, जो भी श्रमिक हैं, उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए और वहां पे वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको प्रभावित तो हुए हैं लोग। पर आपको यहाँ ये भी एक बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू किए गए। मोदी जी ने आह्वान किया है लोगों से कि आप ये बहुत भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, और युवाओं को वो हर काम करना चाहिए जिससे एक नया स्टार्टअप भारत में क्रिएट हो सके, एक नया रिवोल्यूशन क्रिएट हो सके। और बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एमएसएमईज हैं, बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो लगाई गई हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार का भी मौका मिला है। अब जो 60 सालों से चला आ रहा जो गैप है, उसको 5 सालों या 10 सालों में फुलफिल नहीं किया जा सकता है, पर बहुत हद तक ये चीजें कवर हुई है। पर यहाँ दूसरी भी बात का आपको मैं जिक्र करना चाहूंगा कि युवाओं को ये समझने की आवश्यकता है कि आपको
जो पूर्वांचल के युवा हैं, बहुत फर्टाइल लैंड है यहाँ का, और यहाँ पे लोगों को आसानी से खाने और हर सुविधाएं मिल जाती हैं बहुत आसानी से, पर बाकी जोन के जो लोग हैं उनको बहुत मुश्किल से सारी चीजें संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। तो यहाँ के युवा उतने जुझारू नहीं हो पा रहे हैं। तो लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आप सिर्फ यहाँ की मानसिकता है कि लोग इंटर पास करते हैं, बीए पास करते हैं, एमए पास करते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं, उसका सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिले। ये आप 60 साल पुरानी सोच लेकर के आप अगर रोजगार खोजोगे, कई सारे तो ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं, फॉर्म लटके रह जाते हैं, चुनाव हो जाता है लेकिन एग्जाम नहीं हो पाता है। वो सिस्टम का एक कहीं ना कहीं एक डिमेरिट है और उसको आगे चल के सुधार लोग कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा, युवाओं को सरकार के ऊपर बहुत डिपेंड नहीं होना चाहिए। अभी आपके अंदर क्षमता है, अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेके सोचो कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल कि पूरे सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिले। रोजगार क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े आप देशों में आप देखो, जो भी विकसित देश हैं, वहां के युवा इंटर से ही अपने रोजगार की व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे मैं क्योंकि कॉमर्स का छात्र रहा हूँ, लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि डूब जाता है, मान सकता है। और स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो बाहर देशों के युवा जो है बहुत शुरू से शुरू कर देते हैं, अपनी सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जो पैसे कमाने की ललक है, स्वरोजगार पैदा करने की जो एक ललक है, वो यहाँ के युवाओं में कमी है, वो कर नहीं पाते, प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, युवाओं को अपने स्वरोजगार की व्यवस्था शुरुआत के 10 साल अपनी पढ़ाई पूरी करने के 10 साल बाद अपने 10 साल तक अपने स्वरोजगार की व्यवस्था के पीछे भागना चाहिए, और अगर उनको सफलता नहीं मिलती है फिर जाकर के किसी डिपेंडेंसी की तरफ उनको लगना चाहिए। ये हमारे साथ वैभव चतुर्वेदी थी, इनसे बातचीत हुई। इनका बहुत समाज में नाम है। इनका कहना है कि जो जाति प्रथा है वो हमें पूरी तरह से बदल देना चाहिए। ये लगातार कार्य करते रहते हैं, और इनका ये भी कहना है कि युवाओं को जो स्टार्टअप है वो सरकार पर ना डिपेंड होकर अपने आप से शुरुआत करना चाहिए। वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।